एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षिता। मैं आपको सोशल साइंस के सारे टॉपिक्स पढ़ाती हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट किए थे चैप्टर 1 साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया और उसके सारे कंसेप्ट्स हमने बहुत अच्छे से समझे। अब हम मूव करें चैप्टर नंबर 2 जिसको बोला जाता है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। कंटेम्प्रेरी इंडिया की बुक का फर्स्ट पार्ट, इसमें सोशल साइंस ज्योग्राफी सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम देख रहे हैं चैप्टर 2। अब देखो, सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज है और उन बहुत ही सारी कंट्रीज में से एक कंट्री है इंडिया, जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, अब जो इंडिया है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है। चाहे आप किसी भी एस्पेक्ट में ले लो, चाहे हम कल्चर के एस्पेक्ट में ले लो तो राजस्थान का कल्चर और आंध्र प्रदेश का कल्चर कितना डिफरेंट है। ठीक है, चाहे हम किसी भी एस्पेक्ट में ले, लैंग्वेज में ले ले, तो इतना डाइवर्सिफिकेशन है। 22 लैंग्वेजेस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है और उसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है। चाहे हम लोग ले लें कि साउथ के लोग बिल्कुल कंप्लीटली अलग दिखते हैं जैसे कि नॉर्थ इंडियन से। ठीक है, या फिर हम फिजिकल फीचर्स ले लें इंडिया के तो वो भी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। जब हम ऊपर से देखते हैं, नॉर्थ की साइड से देखते हैं, तो हमारे पास हिमालयन माउंटेन्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनस में भी टेम्परेचर रहता है। इसके बाद जब हम साउथ की बात करें तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, और सारा ओशन है, कोस्टल एरियाज है वहाँ पे। इसके अलावा जब हम राजस्थान की बात करते हैं, वेस्ट साइड की बात करते हैं, तो वहाँ पे डेजर्ट्स है, कंप्लीट डेजर्ट्स है। ठीक है, और अगर हम इधर की बात करते हैं, ईस्ट की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश इन सब की, तो वहाँ पे भी किसी जगह पे स्नोफॉल हो रहा है, किसी जगह पे वेजिटेशन हो रहा है। तो काफ़ी सारा डाइवर्सिफिकेशन है इंडिया में। तो आज हम उसी सारे डाइवर्सिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि इंडिया जो कंट्री है उसको नहीं लेते हुए सबसे पहले हम अर्थ से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो जो इंडिया में बात करी गई है कि माउंटेन्स, इंडिया में माउंटेन्स भी है, प्लेन्स के रीजन भी है। जहाँ पे हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स हो गए, ईस्टर्न घाट्स हो गए, जितने भी सारे प्लेन्स हो गए। ठीक है, इसके बाद प्लेन्स में जो हमारा प्लेन एरिया आता है वो भी इंक्लूड होते हैं। इसके बाद डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है, रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, या फिर हम प्लेट्यूज की बात कर ले, या फिर आइलैंड्स की बात कर ले जैसे लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, और भी सेवरल आइलैंड हमारे इंडिया में हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि हम इसको एक बार वर्ल्ड के कंटेक्स्ट से देख रहे थे। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है ये थ्योरी, इसको हम पूरा समझेंगे। सबसे पहले जैसे ये मैंने पूरा अर्थ का डायग्राम बनाया है, तो आप इसको एक इमेजिनरी सर्कल बना लीजिए। पर हम देख रहे हैं कि अर्थ में पार्ट क्या क्या होते हैं। इसमें बोला गया है सबसे पहले अर्थ में नीचे नीचे होता है इनर कोर, उसके बाद इसके ऊपर वाली लेयर को बोला जाता है आउटर कोर, जो कि 2200 किलोमीटर्स की होती है। इसके बाद आती है मेंटल लेयर जिसमें लिथोस्फीयर और एथेनोस्फीयर भी इंक्लूड होता है, ये 2900 किलोमीटर्स की होती है। इसके बाद आती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इस ही क्रस्ट पे हम सब लोग रहते हैं, ऊपर वाले ठीक पे। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि ये जो अपर पार्ट होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है यहाँ पे हम सब लोग रह रहे हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये होता है अपर पार्ट ऑफ अर्थ, अर्थ का सबसे ऊपरी हिस्सा। ठीक है, इसके बाद ये जो क्रस्ट होती है ये किस किस चीज से मिलकर बनी होती है, 7 मेजर प्लेट्स और सम माइनर प्लेट्स। 7 तो इसमें मेजर प्लेट्स होती है और इसमें कुछ माइनर प्लेट्स होती हैं। अब ये मेजर माइनर प्लेट्स का काम क्या है, ये किस काम के लिए आती है, तो जब भी इन प्लेट्स का मूवमेंट होता है, एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स एंड कॉन्टिनेंटल रॉक्स रिजल्ट इन, जब भी इन प्लेट्स का मूवमेंट होता है तो वो किस चीज में रिजल्ट करता है, फोल्डिंग, फॉन्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। या तो उससे माउंटेन्स बनते हैं और माउंटेन में से वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, इसके बाद बात आती है, अब ये वॉल्केनिक एक्टिविटी या फिर ये जो माउंटेन्स बने, इनका काम क्या होता है। जब भी देखो, एकदम इजी से समझते हैं हम कि जो हमारे पास क्या है, एक तो हमारे ऊपर का क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट में क्या है, प्लेट्स होती है। प्लेट्स जब भी इधर उधर एक दूसरे से टकराती है, चाहे वो रॉक से टकराए या फिर किसी भी चीज से टकराए, तो क्या होता है, माउंटेन्स बनते हैं। माउंटेन्स बनने के बाद क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं या फिर वो फोल्डिंग फॉन्टिंग में फॉर्म हो जाते हैं। अब ये जो प्लेट्स होती हैं ये 3 तरह की होती है और 3 तरह से इनके मूवमेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहली प्लेट आती है जब 2 प्लेट्स एक दूसरे में ऐसे टकराए, 2 प्लेट एक दूसरे में ऐसे टकराए, उनको बोलता जाता है कॉन्वर्जेंट प्लेट्स। ठीक है, कॉन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, अब देखो ये वाला मेंटल का एरिया है, ये वाला, ठीक है, इधर तक मेंटल है। इसके बाद ये हमारा क्रस्ट है, तो ये जो मेंटल है यहाँ पे तक तो मेंटल है। इसके बाद ये हमारा क्रस्ट का एरिया है, क्रस्ट पे क्या होती है, प्लेट्स होती है।
ठीक है। अब ये जो प्लेट्स है अगर ये ऐसे और ऐसे टकराती हैं तो इनको बोला जाता है कन्वर्जेंट बाउंड्री। जब एक दूसरे की तरफ आती है तो उनको बोला जाएगा कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब प्लेट्स अगर एक दूसरे से दूर जा रही है, दूर भाग रही है, तो उनको बोला जाएगा डाइवर्जेंट बाउंड्री। जब प्लेट्स एक साथ आ रही है तो कन्वर्जेंट बाउंड्री, और जब दूर जा रही है तो डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक है। इसके बाद अगर प्लेट्स ऐसे करके निकल जाए या फिर ऐसे करके निकल जाए तो इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है। तीन तरह के प्लेट है, अभी हमने इसमें पढ़ा कि तीन तरह की प्लेट है। सबसे पहले कन्वर्जेंट जो ऐसे आएंगी, डाइवर्जेंट जो दूर जाएंगे, और जो ऐसे या ऐसे करके निकल जाए उनको बोला जाता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है। इसके बाद बात आती है कि हमारे इंडिया के फिजिकल फीचर्स की क्या क्या चीजें हैं वो सब हम पढ़ते हैं, और इससे पहले आएगा हमारा गोंडवाना लैंड, तो उसकी तरफ हम देखते हैं अभी। अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि पैंजिया, ठीक है, एक वर्ल्ड है, ठीक है, उसके अंदर एक जो फॉर्मेशन ऑफ लैंड हुई है उसमें एक चीज है पैंजिया। ठीक है। अब पैंजिया के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये भी प्लेट्स हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक आता है अंगारा लैंड और दूसरा आता है गोंडवाना लैंड। ठीक है। हम इंडिया कहाँ पे है? गोंडवाना लैंड पे। ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो कि जो पैंजिया है इसके जो दो पार्ट्स हुए हैं, ठीक है, तो इसका जो सदर्न पार्ट था वो था गोंडवाना लैंड, और जो इसका नदर्न पार्ट था वो था अंगारा लैंड। पर क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हम गोंडवाना लैंड को देखते हैं अच्छे से। ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो गोंडवाना लैंड है इससे अलग हुई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब इससे भी पहले हम ना एक चीज पढ़ते हैं कि कितने टाइप की प्लेट होती है और क्या क्या। देखो हमारी बात हुई थी कि 7 मेजर प्लेट्स होती है और कुछ माइनर प्लेट्स होती है, पर हम मेजर प्लेट्स इंपॉर्टेंट होती है तो हम उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली आती है यूरेशियन प्लेट, दूसरी आती है पैसिफिक प्लेट, तीसरी आती है अफ्रीकन प्लेट, चौथी आती है अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है। पांचवी आती है साउथ अमेरिकन प्लेट, सिक्स आती है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और इसके बाद आती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब देखो इनको याद कैसे रखना है। देखो दो तो एक ही है तो A2, और यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट ये आप अलग अलग बात कर याद कर लेना, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट याद कर लेना, और नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन तो एक जैसे ही है। ठीक है। ये तुम्हारी प्लेट्स की बात हो गई। अब हम इधर चलते हैं वापस से। अब ये जो हमारा गोंडवाना लैंड है जो कि है साउदर्न पार्ट ऑफ पैंजिया, पैंजिया का जो सदर्न पार्ट था, तो इसमें क्या हुआ, इससे अलग हुई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहाँ गई? नॉर्थ की साइड गई, ऊपर की साइड, ऊपर होता है ना नॉर्थ, नॉर्थ की साइड जा रही है। 50 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, ठीक है, तो ये 50 मिलियन ईयर अगो नॉर्थ की साइड जाते हैं और यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है। ठीक है। ये दोनों टकरा गए, इसके बाद क्या होता है, इनका कॉलिजन होता है। कॉलिजन होने के बाद बनता है हिमालय। ठीक है। टेथस सी हिमालय का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हिमालय से हमें क्या मिलता है, ये सबसे ज्यादा रीसेंट लैंडफॉर्म है। देखो वर्ल्ड की सबसे पुरानी रेंजेस, माउंटेन रेंजेस कौन सी है? अरावली। और वर्ल्ड की सबसे नई माउंटेन रेंजेस कौन है? हिमालय। ठीक है। और दोनों ही इंडिया में एग्जिस्ट करी। इसके बाद बात आती है, ये सबसे रिसेंट लैंडफॉर्म है, ये यूथफुल है। हिमालय के पहाड़ देखिए कितने बड़े बड़े, क्योंकि जो माउंटेन्स जो पुराने होते जाते तो वो घिसते जाते, छोटे होते जाते, छोटे होते जाते, तो ऐसे ही अरावली भी छोटा हो गया है। ठीक है। इसके बाद जो हिमालय है वो बड़े, ऑल्दो जो अरावली की फॉर्मेशन है वो है ही ऐसी, जबकि हिमालय की फॉर्मेशन ऐसी है। ठीक है। तो उसका भी फर्क पड़ता है, और जैसे ईयर बाय ईयर वो कम होते जाते हैं, ये भी बात होती है। ठीक है। इसके बाद बात आती है, ये रिसेंट लैंडफॉर्म से, ये यूथफुल है, इसमें एलुवियल डिपॉजिट्स है, नदर्न प्लेन मिलता है हमें इससे, हाई पीक है, डीप वैली है, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है इसके अंदर। इसके बाद इसकी जो ये ना अनस्टेबल जोन में आता है, क्योंकि आपने बहुत बार सुने होंगे पहाड़ खिसक जाते हैं, हिमालय के पहाड़ खिसकते हैं, तो अनस्टेबल जोन है। इसके बाद इग्नियस रॉक्स मिलती है हमें, इसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स भी मिलती है। एक तो एलुवियल डिपॉजिट, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, नदर्न प्लेन्स। ठीक है। इसके बाद राइजिंग हिल्स और वाइड वैलीज। अब इसमें इतना ही है। अब देखो बात ये आती है कि गोंडवाना लैंड में आती कौन कौन सी कंट्री है। हमारा इंडिया गोंडवाना लैंड के अंडर ही आता है। अब हम बात करेंगे कि हिमालय का हमने लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देख लिया, ठीक है, कि कैसे कैसे हमारा शिवालिक माउंटेन्स था, ग्रेट हिमालय था और लेसर हिमालय। अब हमारे यहाँ पे इंडिया में रिवर के थ्रू भी डिवीजन हो रखा है। ठीक है। तो उसको हम एक बार समझेंगे क्या क्या बोल रखा है कि हिमालय लाइन बिटवीन, कैसे डिवीजन हो रखा है। देखो एक वो हमने पढ़ा था कि दून्स होते हैं जो शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में होते हैं, ठीक है, उनको दून बोला जाता है। अब हिमालय जो लाई करते हैं रिवर्स के बिटवीन, और कौन कौन सी रिवर्स और उनके क्या क्या नाम होंगे तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो हिमालय आता है उनको बोला जाता है पंजाब हिमालय और कश्मीरन हिमाचल हिमालय। इसके बाद सतलज और काली रिवर के बीच में
जो आता है वो है कुनमोन हिमालयास। इसके बाद काली रिवर, यही काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में जो आता है उसको बोला जाता है नेपाल हिमालयास। इस तिस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच में जो हिमालयास आते हैं उनको बोला जाता है असम हिमालयास। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालय की। इसके बाद ये भी बात आती है कि ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, जिधर हिमालय का जो एंड आता है और ईस्टर्न बाउंड्री बनती है हिमालय से इंडिया की, उस जगह को बोला जाता है पूर्वांचल। अब ये पूर्वांचल क्या है? पूर्वांचल एक जगह है, इनके जो भी सारी रिवर्स फ्लो होके आती है उसमें इनके सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं, जिसमें आती है सेडिमेंट्री रॉक्स एंड सैंडस्टोन्स, और इनको बोला जाता है, इनको हिल्स बनाते हैं, फिर ये हिल्स में कन्वर्ट होते हैं, जिसमें जो मेजर हिल्स है वो है पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स एंड मणिपुर हिल्स। आप ये सब एज इट इज नोट्स कर सकते हैं, अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से देखें और शॉर्ट के भी पर्सपेक्टिव से देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं नदर्न प्लेन्स की साइड। अब हम स्टार्ट करें नया टॉपिक, द नदर्न प्लेन्स। अब नदर्न प्लेन्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक है द नदर्न प्लेन्स। अब नदर्न प्लेन्स में क्या क्या ऐसे प्लेन्स बनते हैं, ऐसी वैलीज बनती हैं जो कि हिमालय माउंटेन से आती हुई रिवर्स से जो इतने मिलियन ईयर्स तक उनका डिपोजिशन हुआ है, वो जो जगह है जहाँ पे इतने सालों तक पानी रहा है वो इतना फर्टाइल हो गई है वो लैंड, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 बेसिक पार्टों में क्लासिफिकेशन करा हुआ है नदर्न प्लेन्स का। सबसे पहले द इंडस रिवर, जहाँ जहाँ पे इंडस रिवर जाती है, जिन जिन स्टेट्स में जाती है, जो जो टेरिटरी में जाती है, इंडिया की हो चाहे पाकिस्तान की, उसमें क्लासिफाई किया गया। दूसरी वाली क्लासिफिकेशन है वो हमारा गंगा रिवर का है, और तीसरा क्लासिफिकेशन है द ब्रह्मपुत्र रिवर। अब देखो बात करते हैं कि जो हमारे नदर्न प्लेन्स है, अब इसका ओवरव्यू पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात करी जा रही है, ठीक है। तो इसमें पाई जाती है एलुवियल सॉइल, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, जैसे ये हिमालय है, ठीक है, इधर से ये रिवर्स बहती हुई आ रही है, तो इसके जो फुट हिल्स हैं, नीचे के हिस्से हैं, यहाँ पे प्लेन्स बन गए हैं और इनको बोला जाता है नदर्न प्लेन्स, ठीक है। फुट हिल्स ऑफ हिमालय, इसका एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स तक है। इसके अलावा ये लंबी है 2400 किलोमीटर्स, और ये चौड़ी है, ब्रॉड है कितना, 240 to 320 किलोमीटर्स। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है यहाँ पे, क्योंकि इतनी फर्टाइल हो गई लैंड, इतना पानी, एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, इतना फेवरेबल क्लाइमेट है वहाँ पे, एज वेल एज एग्रीकल्चर बहुत ही बूम अप करता है इन दोनों फैक्टर से। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है, जब कोई भी रिवर फ्लो होके आती है और वो एक छोटे छोटे चैनल्स में, नहरों में, जैसे नदी बह के आ रही है और वो नहरों में निकल जाए, छोटे छोटे रिवर्स बहती हुई आ रही है, बड़ी रिवर बहती हुई आ रही है और वो छोटे छोटे चैनल्स में निकल जाए, तो उनको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। नहरों का लिटरल मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूटरीज, रिवर्स का नदी, तो नदी, नहर, रिवर, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। तो इंडस रिवर जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे। अब इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलके बनाती है जो वेस्ट पार्ट है नदर्न प्लेन का, जिसमें इंक्लूड होती है द इंडस रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब वो क्या क्या है, जो वेस्ट पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन है उसको कहा जाता है पंजाब प्लेन, जो कि बनता है इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। इसके अलावा बात आती है जो कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है इंडस रिवर में, जो इंडस रिवर्स है और इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात कर रही है ना, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या क्या है, इनमें कौन कौन सी छोटे छोटे चैनल्स, ऐसी रिवर्स आ रखी है जिससे ये बन रहा है। तो सबसे पहली द झेलम रिवर, सेकेंड द रावी रिवर, थर्ड द बीस रिवर, फोर्थ द चेनाब रिवर एंड फिफ्थ द सतलज रिवर। ये आप एज इट इज नोट कर लीजिएगा। अब देखो दोआब और पंजाब का मतलब क्या होता है, दोआब वर्ड से समझ आ रहा है, दो, ठीक है, दो हम संधि विच्छेद कर देते हैं आपके बारे में, ठीक है। दोआब मतलब दो वर्ड्स में कन्वर्ट करें हम इसको, दो और अब दो मतलब क्या होता है, दो मतलब होता है टू, बेसिक सी बात है, और अब मतलब होता है, ए भी मतलब होता है वाटर, तो दो पार्ट्स में वाटर डिवाइड हो रहा है उसको बोलते हैं दोआब। अब इसके सेम ही मतलब है पंच, जब हम पंजाबी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें पंच का मतलब होता है 5, ठीक है, तो पंच का मतलब होता है 5 और अब मतलब सेम वाटर, तो 5 ऐसी रिवर्स का मिला के बनता है पंजाब। तो कौन कौन सी रिवर्स है 5, अभी हमने पढ़ी, झेलम, रवि, ब्यास और सतलज एंड चेनाब रिवर।
इसके अलावा बात आती है कि जो हमारा इंडस प्लेन है वो कहाँ कहाँ तक है। देखो पाकिस्तान का हिस्सा कवर करता है, एज वेल एज ये नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया भी कवर करता है। ठीक है, इधर से होते हुए ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन इंडस रिवर के साथ चलता है और उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ। ठीक है, पंजाब में से होके निकलती है, यहाँ पे पंजाब पड़ेगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं सेकेंड द गंगा प्लेन्स की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन साथ में। ठीक है, तो जो गंगा प्लेन है वो लाई करता है बिटवीन द घग्गर एंड तेस्ता रिवर। जो तीस्ता रिवर और घग्गर रिवर है उसके बीच में लाई करता है गंगा प्लेन। इसके बाद ये कौन कौन सी स्टेट्स कवर करता है वो पढ़ते हैं। देखो नॉर्थ इंडिया की ऑलमोस्ट सारा नॉर्थ इंडिया कवर करता है गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। इसके अलावा स्टेट ऑफ हरियाणा, स्टेट ऑफ दिल्ली, यूपी, बिहार और पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। अब देखो यूपी में हम जब ऋषिकेश हरिद्वार जाते हैं हमेशा दिख जाती है हमें ये गंगा रिवर फ्लो होती हुई। उसके अलावा जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो हमें यमुना रिवर मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल और इसमें भी गंगा रिवर की बहुत सारी ऐसी छोटी 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 ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ऐसे छोटे छोटे रिवर्स वहाँ पे भी जारी है। इसके अलावा बात की जाती है तो हम ब्रह्मपुत्र प्लेन कहाँ तक लाई करते हैं, तो ब्रह्मपुत्र प्लेन आसाम में लाई करता है और ये बाद में जाके मर्ज हो जाता है बे ऑफ बंगाल के साथ। इसके अलावा हमारे पास कुछ टर्म्स दे रखी है। ठीक है, उसको हम रीड आउट करते हैं। सबसे पहले है भाबर टर्म। इसमें क्या है, एक ऐसी नैरो बेल्ट, जब पहाड़ से पानी बहता हुआ आता है वहां से पत्थर भी आएंगे, छोटे छोटे पेबल्स। पेबल्स क्या होते हैं, पत्थर। ठीक है, तो अगर ऐसे छोटे छोटे पेबल्स आ जाते हैं और ये 8 से 10 किलोमीटर की बाउंड्री बना लेते हैं इन द स्लोप्स ऑफ शिवालिक। शिवालिक हमने हिमालय वाले में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर वो ऐसी बाउंड्री बना लेते हैं 8 से 10 किलोमीटर की तो उसको बोला जाता है भाबर। ठीक है, लोकल लैंग्वेज के वर्ड से ही, तो आप एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद बात आती है तराई। तराई का रीजन क्या है, तो साउथ ऑफ भाबर बेल्ट। जो भाबर बेल्ट के साउथ के रीजन में ऐसी स्ट्रीम्स, ऐसी नहरें, ऐसी नदियां एमर्ज होती है और क्रिएट करती है वेट स्वैम्पी और मार्शी रीजन। मतलब देखो ये जो बेल्ट बनी हुई है पेबल्स की, ठीक है, इनके साउथ ईस्ट रीजन में जो रिवर्स बहती हुई आ रही है, ठीक है, स्ट्रीम्स और रिवर्स बहती हुई आ रही है और फर्टाइल जोन बना रही है उसको बहुत ज्यादा, और उस जगह को ऐसा वेट क्रिएट कर रही है। इसके अलावा स्वैम्पी और मार्शी रीजन बना रही है, तो ये जो बोला जाएगा उस रीजन को बोला जाएगा तराई का रीजन। इसके अलावा बात आती है कि ये बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है और फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ इसमें पाई जाती है। इसके अलावा तीसरी चीज आती है भांगर। भांगर क्या होता है, देखो बच्चों, कि ओल्ड एल्यूवियल सॉइल के डिपॉजिट्स। इसके अलावा कोई भी फ्लड प्लेन से जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है, जैसे कहीं पे फ्लड आई उसके बाद जो भी सारे डिपॉजिट इकट्ठे हुए ओल्ड पुराने पुराने वाले, ठीक है, तो वो सारे भांगर कहलाते हैं। भांगर मतलब प्रोनाउंसिएशन देख लेना। ठीक है, और ये एक टेरेस फीचर क्रिएट करता है। इसके अलावा एक और बात आती है कि कंकर क्या होते हैं। कंकर होते हैं सॉइल विद कैल्करस डिपॉजिट्स, जिसमें ऐसी सॉइल जिसमें कैल्करस के डिपॉजिट, कैल्करस की मात्रा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है, उसको कंकर बोला जाएगा। इसके बाद खदर आता है। खदर क्या होता है, यंग डिपॉजिट्स ऑफ फ्लड प्लेन ऑफ रिवर। देखो पुराने वाले तो ये थे ओल्ड एलिवल के फ्लड प्लेन्स के, तो इसको बोला जाएगा भांगर, और जो नए डिपॉजिट्स है उनको बोला जाएगा खदर, और जिनमें कैल्करस डिपॉजिट होगा उनको बोला जाएगा कंकर, और जो तराई का रीजन होगा जो कि ऐसा रीजन फॉर्म करेगी जो साउथ ऑफ भाबर होगा, जिसमें बहुत ज्यादा वेट स्वैम्पी और मार्शी रीजन आएगा, तो और जिसमें बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट एज वेल एज बहुत सारी रिवर्स और वाइल्ड लाइफ आएगी, तो वो बोला जाएगा तराई का रीजन। इसके अलावा भागर में आता है, भागर में 8 से 16 किलोमीटर की ऐसी बाउंड्री पेबल्स बनाते हैं जिसमें वो जो स्लोप्स है वो शिवालिक से फ्लो होते आते हैं और उन स्लोप्स पे ऐसी बाउंड्री बनती है, तो उनको बोला जाता है भागर। ठीक है, तो आपका नदन प्लेन यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अगले वाले टॉपिक की साइड। ओके, तो अब हम देख रहे हैं द इंडियन डेजर्ट। अब हम देख रहे हैं अगले मेजर फिजियोग्राफी डिवीजन में टॉपिक है कि द इंडियन डेजर्ट। अब इंडिया का डेजर्ट कहाँ पे है, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया डेजर्ट से कवर्ड है, जिसमें राजस्थान और कुछ पार्ट ऑफ गुजरात इंक्लूड होता है। ठीक है, अब ये जो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स है, ठीक है, अरावली हिल्स का जो वेस्टर्न मार्जिन है वो डेजर्ट से कवर्ड है। अरावली हिल्स पूरे अलवर, जयपुर होते हुए आगे बहुत आगे तक जाते हैं। ठीक है, पर इसका जो वेस्टर्न मार्जिन है अरावली हिल्स का, ये कहाँ पे है, इनको ही बोला जाता है मेजर डेजर्ट एरिया। ठीक है, अब सैंडी प्लेन विद सैंड ड्यून्स। जो ये प्लेन है, जो प्लेन होती है, जो जगह होती है इनकी, वो सैंड से फिल्ड होती है। इसके बाद इसमें सैंड ड्यून्स बहुत 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 ज्यादा
सैंडी प्लेन्स फिर सैंड ड्यून्स। जो प्लेन्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सैंड होती है, सैंडी प्लेन्स हो जाते हैं, प्लस में जो सैंड ड्यून्स है वो बहुत कॉमन चीज़ है यहाँ की। ठीक है, इसके बाद वेरी लो रेनफॉल। देखो रेनफॉल जब डेजर्ट की बात आएगी तो रेनफॉल लो है, तभी तो डेजर्ट बना है वो जगह। तो बिलो 155 पर ईयर से भी नीचे रेनफॉल जाती है, इसलिए वो डेजर्ट है। ठीक है, एरिड क्लाइमेट रहता है, मतलब सूखा क्लाइमेट रहता है। इसके अलावा लो वेजिटेशन, अच्छा वेजिटेशन नहीं हो पाता, जैसे गेहूं नहीं उग पा रहा है, बाजरा नहीं उग पा रहा है। जो मतलब कीकरी, आप समझते हैं कीकरी का जो पेड़ होता है वो बहुत कम पानी में सर्वाइव करता है, तो वो मोस्टली वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो लो वेजिटेशन है। ठीक है, रिवर अपीयर ड्यूरिंग ओनली रेनी सीजन। जब बारिश का सीजन आता है, वैसे ही 155 mm से कम हो रही है, तो जब बारिश का सीजन आता है तभी थोड़ा सा रिवर दिखता है, और अगर जैसे ही रेनी सीजन चला जाता है तो सारे रिवर्स डिसअपियर हो जाती है। इसके बाद जो लूनी रिवर है वो ओनली राज रिवर है, ये ये थार डेजर्ट और ये इंडियन डेजर्ट की। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि बर्चन्स। बर्चन्स क्या होते हैं? बर्चन्स जो होते हैं कि वो सैंड होती है, जैसे ये सैंड है, ठीक है, ये सारी सैंड है, और इसमें ना एक टीले से बन जाते हैं, मिट्टी के टीले से बन जाते हैं ऐसे क्रिसेंट शेप के, जिसमें ये पाए जाते हैं जैसलमेर इंडो पाक बॉर्डर के आसपास। ठीक है, इंडियन थार डेजर्ट और इंडियन डेजर्ट में बस इतना ही है। अब हम चलते हैं कोस्टल प्लेन की साइड। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ रहे हैं कि पेनिसुलर प्लेट्यू क्या होता है। अब देखो पेनिसुलर प्लेट्यू में दो वर्ड्स आते हैं, एक पेनिसुलर और दूसरा प्लेट्यू। अब पेनिसुलर प्लेट्यू का मतलब क्या होता है पहले वो समझेंगे, फिर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड आता है पेनिसुलर। अब देखो कोई भी ऐसा लैंड मास, कोई भी ऐसी जगह जो तीन साइड से ओशियन या फिर वाटर बॉडी से कवर हो, उसको बोला जाता है पेनिसुलर रीजन। ठीक है, अगर कोई बॉडी चार साइड से वाटर से कवर्ड है तो उसको बोला जाएगा आइलैंड, जो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का। तो देखो सबसे पहला अभी हमारे जिसकी बात करें, अगर कोई वाटर बॉडी, अगर कोई लैंडमास तीन साइड से वाटर से कवर है तो उसका बोला जाएगा पेनिसुला। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू है वो कवर्ड है इंडिया। देखो इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है अपने फिजिकल फीचर्स को लेकर, हमने हिमालय पढ़ा, इतनी सारी चीजें पढ़ी। तो हमारे साउथ की साइड आते हैं पेनिसुलर प्लेट्यू। अब प्लेट्यू में पेनिसुला का मतलब होता है कोई भी ऐसी वाटर बॉडी। अब कौन सी वाटर बॉडी? जो प्रेजेंट है बीच में अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन के बीच, उसको बोला जाएगा पेनिसुलर प्लेट्यू। और ये वाटर बॉडी तीनों साइड से वाटर से कवर्ड है, इसलिए बोला गया है इसको पेनिसुला। अब देखो अब हम बात करेंगे प्लेट्यू क्या होता है। प्लेट्यू में वो चीजें होती है, जैसे कोई ये लैंड है, ये लैंड है, ठीक है, इसके ऊपर उठा हुआ, देखो इसका हिंदी लिटरल मीनिंग होता है पठार। पठार क्या? कोई ऐसा उठा हुआ हिस्सा, जमीन से उठा हुआ पर वो फ्लैट होता है। तो देखो अगर ये हम मानते हैं ये लैंड है और इससे उठा हुआ, थोड़ा सा उठा हुआ अगर कोई ऐसा हिस्सा है जो कि फ्लैट है ऊपर से, अब तुम बोलोगे कि मैम उठा हुआ हिस्सा तो अपना माउंटेन भी होता है, तो ये एलिवेटेड हिस्सा होता है, तो ये थोड़ी प्लेट्यू बन जाएगा? नहीं बनेगा। जब भी कोई ऐसा एलिवेटेड हिस्सा जो कि फ्लैट हो ऊपर से, उसको बोला जाएगा प्लेट्यू। अब कोई भी ऐसी जगह जो तीन साइड से वाटर से कवर है, एलिवेटेड है, प्लस में बिल्कुल लेबलाइज है, फ्लैट है, तो उसको बोला जाएगा पेनिसुलर प्लेट्यू। अब देखो ये जो प्लेट्यू बनते हैं क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक और ये क्रिस्टलाइन, इग्नियस रॉक्स हमने पढ़ी थी, जो बहुत ज्यादा हीट, कंप्रेशन, टाइम के साथ बनती है, वो सारी रॉक्स इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये बनता है ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। जब भी गोंडवाना लैंड जाके किसी और उसमें टकराती है, ड्रिफ्ट होती है, नॉर्थ की साइड ड्रिफ्ट हो रही है, साउथ की साइड ड्रिफ्ट हो रही है, ईस्ट वेस्ट कहीं पे भी ड्रिफ्ट होती है और उसमें ब्रेकिंग होती है, ड्रिफ्टिंग होती है, तब बनता है हमारा प्लेट्यू, पेनिसुलर प्लेट्यू। ठीक है, इसके बाद ये क्लासिफाई है दो डिवीजन में। इंडिया में दो बेसिक डिवीजन क्लासिफाई कर रखे हैं। सबसे पहला है सेंट्रल हाईलैंड्स, जिसको बोला जाता है मालवा प्लेट्यू, इसका दूसरा नाम है। इसके अलावा डेक्कन प्लेट्यू दूसरा क्लासिफिकेशन है। अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि ये दोनों क्या चीजें होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दो क्लासिफिकेशन, पहला था सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा था डेक्कन प्लेट्यू। लास्ट में मैंने बताया था कि आपको सेंट्रल हाईलैंड को हम मालवा प्लेट्यू बोलते हैं, पर उसको कुछ एक्सटेंट तक ही बोलते हैं क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू कवर करता है सेंट्रल हाईलैंड का। ठीक है, तो अब हम इसको अच्छे से ब्रीफली पढ़ते हैं। देखो सबसे पहली बात आती है सेंट्रल हाईलैंड कवर्स मेजर एरियाज ऑफ मालवा प्लेट्यू। जो भी मालवा प्लेट्यू हमारे इंडिया में है उसका मेजर एरिया कवर करता है सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ इंडिया, जो कि है हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू का फर्स्ट क्लासिफिकेशन।
अब जो सेंट्रल हाईलैंड है उसको हम ना सारी डायरेक्शन से देखते हैं कि क्या क्या चीज है इसमें, ठीक है। तो जो हमारा नॉर्थ में पड़ता है तो वो देखते हैं। नॉर्थ में पड़ती है हमारे सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ में पड़ती है नर्मदा रिवर। अब नॉर्थ वेस्ट में चलते हैं तो अरावली माउंटेन्स। अब अगर हम वेस्ट में चलते हैं तो इसमें पड़ता है राजस्थान के सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम चलते हैं ईस्ट साइड ऑफ सेंट्रल हाईलैंड तो उसमें पड़ता है बुंदेलखंड प्लेट्यू, इसके अलावा बुंदेलखंड और बघेलखंड, इसके अलावा छोटा नागपुर का प्लेट्यू और उसके साथ साथ दामोदर रिवर। ये कहाँ पड़ेगी? ईस्ट में। अब ईस्ट के अलावा हम चलते हैं साउथ वेस्ट और साउथ में, तो साउथ में पड़ेंगी विंध्यान रेंज और साउथ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में पड़ेंगी चंबल, सिंध, बेतवा एंड केल रिवर। अब देखो एक बार थोड़ा अच्छे से वापस से पढ़ते हैं। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में आएगा, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में क्या पड़ेगा? दो माउंटेन्स पड़ेंगे। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में तो अरावली और साउथ में विंध्यान रेंज। अब साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा चंबल रिवर, सिंध रिवर, बेतवा रिवर, केल रिवर और वेस्ट में पड़ेगा सैंडी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। वेस्ट से तो तुम याद ही रख सकते हो, वेस्ट में तो हमेशा सैंडी डेजर्ट ही आएंगे। इसके अलावा जो नॉर्थ है उसमें नर्मदा रिवर पड़ेगी। रिवर 3 जगह में आ रही है, माउंटेन 2 जगह में आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ईस्ट में 3 प्लेट्यू है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर और एक दामोदर रिवर। ये आ गया हमारा सेंट्रल हाईलैंड के सारे डायरेक्शन, ठीक है। 8 के 8 डायरेक्शन आ गए इसमें। इसके अलावा ये बोला गया है कि जो जब भी हम वेस्ट में जा रहे हैं, इसके वेस्ट साइड में जा रहे हैं, वेस्ट साइड में क्या है हमारे? ये रहा सैंडी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। इसमें इसका जो एरिया है वो बड़ा होता है रादर देन जो एरिया है ईस्ट साइड में। और ईस्ट साइड में क्या है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर और दामोदर रिवर, ठीक है। इसका जो ये वाला एरिया है वो छोटा है और वेस्ट साइड का एरिया बड़ा है। इसके अलावा बात आती है कौन कौन सी स्टेट कवर होती है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मध्य प्रदेश स्टेट कवर होती है इसमें। ईस्टर्न पोर्शन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के ईस्ट में जाएंगे तो उधर पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान से पहले ही तो सारा थार डेजर्ट का एरिया आता है, ठीक है। तो ईस्टर्न पोर्शन ऑफ राजस्थान पड़ेगा। इसके अलावा सदर्न पोर्शन यूपी का जो साउथ ईस्ट हिस्सा है वो पड़ेगा सेंट्रल हाईलैंड्स में, ठीक है। पेनिनसुला प्लेट्यू के सेंट्रल हाईलैंड में इतना ही। अब हम चलते हैं डेक्कन प्लेट्यू के साइड। अब अगला पढ़ रहे हैं द डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन। और इसके अंदर भी 2 क्लासिफिकेशन है जिसको बोला जाता है वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो अभी वो हम बाद में पढ़ेंगे, पर पहले डेक्कन प्लेट्यू का ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले इसको भी हम डायरेक्शन से समझेंगे। सबसे पहले डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ साइड में क्या आता है? सतपुरा रेंज इन नॉर्थ। सतपुरा जो रेंजेस है माउंटेन्स की वो वाली आती है नॉर्थ साइड में। इसके अलावा ईस्ट साइड में आती है महादेव, कैमूर एंड मानिकाल। इसके अलावा वेस्ट टू ईस्ट हिल्स में आती है। जैसे डेक्कन प्लेट्यू वो वेस्ट से लेके ईस्ट में जा रहा है तो इसमें बीच में हिल्स पड़ती है, द गारो हिल्स, द खासी हिल्स एंड द जैंतिया हिल्स। इसके अलावा साउथ ऑफ नर्मदा रिवर में पड़ता है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के साउथ में नर्मदा रिवर नहीं है, नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर में पड़ता था हमारा जो सेंट्रल हाईलैंड्स था। अब जो नर्मदा रिवर का साउथ है उसमें पड़ता है डेक्कन प्लेट्यू। जो नर्मदा रिवर का साउथ है, डेक्कन प्लेट्यू का साइड नहीं, साउथ नहीं, नर्मदा रिवर का साउथ। इसके अलावा हमारे पास नॉर्थ में पड़ते हैं छज्जर हिल्स, मेघालय, करबी एनालॉन्ग प्लेट्यू और नॉर्थ ईस्ट में भी ये वाला मेंशन्ड है। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है। आप इसको एज इट इज नोट कर सकते हैं, अपने नोट में शॉर्ट नोट बनाइए, लॉन्ग नोट बनाइए, सब में काम आएगा आपको। आप आराम से इसको डायरेक्शन वाइज याद कर सकते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं इसमें, ठीक। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का कंसेप्ट हमारी बुक में दे रखा है, तो ये है क्या, ठीक है। अब जो डेक्कन प्लेट्यू है उसके वेस्ट की साइड जो पड़ेगा उसको बोला जाएगा वेस्टर्न घाट्स और जो ईस्ट की साइड पड़ेगा उसको बोला जाएगा ईस्टर्न घाट्स। अब हम इसका क्लासिफिकेशन इसमें अच्छे से डीपली अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स को मैं कई कई जगह एब्रीवेट करके WG से भी करूंगी और ईस्टर्न घाट्स को एब्रीवेट करके EG से करेंगे। एब्रीवेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स का शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा? W और G। ये आपकी इंग्लिश की क्लास नहीं है पर मैं आपको वैसे सिखा रही हूँ, ठीक है, एब्रीवेशन का मतलब। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो वेस्टर्न एजेस ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न एजेस ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, जो डेक्कन प्लेट्यू है उसकी जो वेस्टर्न एजेस है, एजेस, ठीक है, उनको क्या बोला जाएगा? वेस्टर्न घाट्स। ये पैरेलल लाई करती है वेस्टर्न कोस्ट के, ठीक है। जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारे इंडिया की उसके पैरेलली लाई करती है
ठीक है। इसके बाद बात आती है जो वेस्टर्न घाट्स है वो हाइयर है ईस्टर्न घाट से। कंपैरिजन आ गया, जब भी हम बात करेंगे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स की तो हमेशा बोला जाएगा कि जो वेस्टर्न घाट्स है वो हाइयर है, हाइयर ज़्यादा एलिवेटेड है ईस्टर्न घाट्स के, अगर हम कंपेयर करते हैं। इसके अलावा ये बात आती है कि एलिवेशन कितना है, तो 900 टू लेके 1600 मीटर्स तक इसका एलिवेशन जाता है। इसके अलावा जो महानदी वैली टू निर्गिस इन द साउथ तक ये फैला हुआ है। ठीक है, महानदी वैली से लेके निर्गिस इन द साउथ तक ये हमारा वेस्टर्न घाट्स फैला हुआ है। इसके बाद हाईएस्ट पीक क्या है इसकी, अन्नामुदी, जो कि 2695 मीटर्स की है। इसके अलावा एक डोडा बेट भी है जो कि 2673 मीटर्स की है। इसके अलावा जब हम ईस्टर्न घाट्स की बात करते हैं तो अब हम इसमें कंपेयर करते हुए बात करेंगे, तो जो ईस्टर्न एज है डेक्कन प्लेट्यू की वो ईस्टर्न घाट्स कहलाएगी। ठीक है, इसके अलावा साउथ ऑफ ईस्टर्न घाट्स इसको बोला गया है शेवरॉय एंड जावाड़ी हिल्स। जो ईस्टर्न घाट्स के साउथ में पड़ता है उनमें आता है एक तो शेवरॉय हिल्स और एक जावाड़ी हिल्स। ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन में क्वेश्चन इशू हो तो आप देख लेना, स्पेलिंग करेक्ट है। इसके अलावा जब हमने उसका एलिवेशन पढ़ा था तो कितना था एलिवेशन, 900 टू 1600 मीटर्स। इसका एलिवेशन है बस 600 मीटर्स। इसके अलावा बात आती है कि जो ईस्टर्न घाट से वो लोअर है वेस्टर्न घाट से। हमने पिछले बार में पढ़ा था कि वेस्टर्न घाट्स हाइयर है तो ईस्टर्न घाट्स लोअर है, इसमें भी सेम बात कि ईस्टर्न घाट्स लोअर है और वेस्टर्न घाट्स हाइयर है। इसके अलावा बात आती है जो हाईएस्ट पीक वहां की कौन थी, अनायमुदाय। ठीक है, इसके अलावा हाईएस्ट पीक यहाँ पे कौन सी है, महेंद्रगिरी, जो कि है 1501 मीटर्स की। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ते हैं अगले वाले टॉपिक के लिए। अब हम देख रहे हैं अगले मेजर फिजियोग्राफी डिवीजन में टॉपिक है कि द इंडियन डेजर्ट। अब इंडिया का डेजर्ट कहाँ पे है, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया डेजर्ट से कवर्ड है, जिसमें राजस्थान और कुछ पार्ट ऑफ गुजरात इंक्लूड होता है। ठीक है, अब ये जो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स है, ठीक है, अरावली हिल्स का जो वेस्टर्न मार्जिन है वो डेजर्ट से कवर्ड है। अरावली हिल्स पूरे अलवर जयपुर होते हुए आगे बहुत आगे तक जाते हैं। ठीक है, पर इसका जो वेस्टर्न मार्जिन है अरावली हिल्स का, ये कहाँ पे है, इनको ही बोला जाता है मेजर डेजर्ट एरिया। ठीक है, सैंडी प्लेन्स विद सैंड ड्यून्स, जो प्लेन्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा सैंड होती है, सैंडी प्लेन्स हो जाते हैं, तो इसमें जो सैंड ड्यून्स है वो बहुत कॉमन चीज है यहाँ की। ठीक है, इसके बाद वेरी लो रेनफॉल। देखो रेनफॉल जब डेजर्ट की बात आएगी तो रेनफॉल लो है तभी तो डेजर्ट बना है वो जगह, तो बिलो 155 mm पर ईयर से भी नीचे रेनफॉल जाती है, इसलिए वो डेजर्ट है। ठीक है, एरिड क्लाइमेट रहता है, मतलब सूखा क्लाइमेट रहता है। इसके अलावा लो वेजिटेशन, अच्छा वेजिटेशन नहीं हो पाता, जैसे गेहूं नहीं उग पा रहा है, बाजरा नहीं उग पा रहा है, जो मतलब कीकरी, आप समझते हैं कीकरी का जो पेड़ होता है वो बहुत कम पानी में सर्वाइव करता है, तो वो मोस्टली वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो लो वेजिटेशन है। ठीक है, रिवर अपीयर ड्यूरिंग ओनली रेनी सीजन, जब बारिश का सीजन आता है, वैसे ही 155 mm से कम हो रही है तो जब बारिश का सीजन आता है तभी थोड़ा सा रिवर दिखता है, और अगर जैसे ही रेनी सीजन चला जाता है तो सारे रिवर्स डिसअपियर हो जाती है। इसके बाद जो लूनी रिवर है वो ओनली लार्ज रिवर है, ये ये थार डेजर्ट और ये इंडियन डेजर्ट की। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि बर्चन्स। बर्चन्स क्या होते हैं, बर्चन्स जो होते हैं कि वो सैंड होती है, जैसे ये सैंड है, ठीक है, ये सारी सैंड है, और इसमें ना एक टीले से बन जाते हैं, मिट्टी के टीले से बन जाते हैं ऐसे क्रिसेंट शेप के, जिसमें ये पाए जाते हैं जैसलमेर इंडो पाक बॉर्डर के आसपास। ठीक है, इंडियन थार डेजर्ट और इंडियन डेजर्ट में बस इतना ही है। अब हम चलते हैं कोस्टल प्लेन की साइड। ठीक है, ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जैसे ही कहीं पे वाटर बॉडी स्टार्ट होती है और लैंड खत्म होता है, उस जगह को, जिन चीज़ों को आप नॉर्मल लैंग्वेज में बीच भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बीचेस का एरिया होता है इनको बोला जाता है कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, तो ये जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं ये क्या क्या है, इंडिया में कहाँ कहाँ है, इंडिया के फिजिकल फीचर्स पढ़ रहे हैं तो इंडिया के कहाँ कहाँ है। सबसे पहला जो हमारा इंडिया है, ऊपर से सारी कंट्रीज है, इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना और म्यांमार बांग्लादेश ये सब आती है। अब इसके हम नीचे के साइड जाते हैं तब इंडिया में बोला जाता है कि इंडिया इज कवर्ड विद ओशन फ्रॉम 3 साइड्स। तो वो सही बात है क्योंकि यहाँ पे इंडियन ओशन है, ये वेस्ट साइड में अरेबियन सी है और ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि ये कोस्टल एरिया बीच में फॉर्म होता है, ठीक है, ये नीचे और इधर की साइड, तो उनकी बात आती है, तो हम दोनों कोस्टल एरियाज को पढ़ेंगे, वेस्टर्न कोस्टल एरियाज और ईस्टर्न कोस्टल एरियाज। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं वेस्टर्न कोस्टल एरियाज। वेस्टर्न कोस्टल एरियाज आता है बिटवीन वेस्टर्न घाट्स
और अरेबियन सी के बीच में, वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में जो कोस्टल एरिया बनता है उसको बोला जाता है वेस्टर्न कोस्टल एरिया। ठीक है, ये जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है इसके नदर्न पार्ट को, नॉर्थ के ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है कोंकण। ये मुंबई से गोवा के बीच में जो यहाँ पे आता है। ठीक है, इसके बाद इसके जो सेंट्रल पार्ट है उसको बोला जाता है कन्नड़ प्लेन। ठीक है, ये इसका सेंट्रल पार्ट आ गया। और जब हमारी बात आती है कि सदर्न प्लेन ऑफ वेस्टर्न कोस्ट क्या है, तो उसको बोला जाता है मालाबार कोस्ट, जो कि हमारा केरला में आता है। इसके बाद बात आती है कि ईस्टर्न कोस्ट में क्या क्या चीजें हैं। तो ईस्टर्न कोस्ट क्या है, ईस्ट साइड में है, बे ऑफ बंगाल के जस्ट पास में। इसके बाद इसके ईस्टर्न कोस्ट के नदर्न पार्ट को क्या बोला जाता है, नॉर्दर्न सिरकार। ठीक है, ये वाले नदर्न पार्ट को बोला जाएगा नॉर्दर्न सिरकार, और सदर्न पार्ट को बोला जाएगा कोरोमंडल कोस्ट, जो कि तमिलनाडु के पास आएगी। इसके बाद इधर एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज है, मेजर इंपॉर्टेंट लेक है जिसको बोला जाता है चिलिका लेक, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, ये महानदी के डेल्टा से बनती है ये चिलिका लेक, और इसका जो ये इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। इसके बाद जो जो ये रिवर्स यहाँ वाले साइड पे जो मर्ज होती है बे ऑफ बंगाल में, इंडिया से निकल के बे ऑफ बंगाल में जो सारी रिवर्स गिरती हैं वो एक डेल्टा क्रिएट करती है। और कौन कौन सी मेजर रिवर्स है यहाँ की, महानदी रिवर, गोदावरी रिवर, द कृष्णा रिवर एंड द कावेरी रिवर। ठीक है, तो कोस्टल प्लेन्स में इतना ही है। अब हम चलते हैं आइलैंड्स पे। ओके, तो अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है द आइलैंड्स। अब आइलैंड्स क्या होते हैं, आइलैंड्स वो सारे ऐसे एरियाज होते हैं जो कि सराउंडेड बाय होते हैं ओशन से। ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया में 2-3 मेजर ब्रांचेस हैं आइलैंड्स की। सबसे पहले तो एक तो लक्षद्वीप आइलैंड, दूसरा इलोंगेटेड चेन के साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और इसके अंदर ही आता है अंडमान निकोबार के अंदर पेटी आइलैंड या फिर पोर्ट ब्लेयर, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आएगा लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया के वेस्टर्न साइड में मौजूद है। ठीक है, ये मालाबार कोस्ट आएगी ना, साउथ में है वैसे तो, पर वैसे बता रही हूँ कि इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, इधर ये अंडमान एंड निकोबार, इधर लक्षद्वीप आइलैंड। अब देखो ये केरला है, केरला में हमने पिछले वाले में पढ़ा था कि मालाबार कोस्ट आती है। अब जो मालाबार कोस्ट है उसके पास ही पड़ता है लक्षद्वीप आइलैंड। अब इसको एक बार लैंग्वेज में पढ़ते हैं। ये सारे शॉर्ट नोट्स हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि इन विच ईयर की लक्षद्वीप आइलैंड का नाम चेंज हुआ। ठीक है, तो 1973। अब देखो हम एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है लक्षद्वीप आइलैंड इज लोकेटेड नियर मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। ये केरला है, केरला की मालाबार कोस्ट के पास लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड है। इसके अलावा प्रीवियस नेम ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड वाज, प्रीवियस नेम, पहले लक्षद्वीप आइलैंड को किसी और नाम से बुलाया जाता था, अब लक्षद्वीप आइलैंड बोला जाता है। तो पहले क्या बुलाया जाता है, लैकेडिव, मिनिकेट एंड एमिनेडाइव। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, पर मेरे को इतना ही पता था। ठीक है, इसके अलावा 1973 जब आया, 1973 से पहले ये वाला नाम चलता था, 1973 के बाद इस नेम को चेंज करके लक्षद्वीप आइलैंड बोला गया। इसके बाद ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है बहुत ही ज्यादा वास्टली डाइवर्सिफाइड है, किससे, फ्लोरा एंड फौना। अब फ्लोरा और फौना क्या होता है वो समझते हैं। फ्लोरा मतलब ऐसे वेजिटेबल्स, ऐसे फ्रूट्स, ऐसे प्लांट्स और या फिर ऐसे फ्लावर्स, ठीक है, जो मतलब प्लांट के उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, बहुत तरह तरह के प्लांट्स मिलते हैं वहाँ पे। और फौना क्या होता है, जो भी सारे हमारा वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स है, क्रिएचर्स है, उनमें भी बहुत सारा डाइवर्सिफाइड है। तो फ्लोरा और फौना दोनों में ही बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। इसके अलावा पिटी आइलैंड जो है उसमें बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, और ये इनहैबिटेड आइलैंड है अभी। ठीक है, इसके बाद अरेबियन सी में लोकेटेड है ये आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड। इसके अलावा बात आती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, जो कि लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल पे। बे ऑफ बंगाल इधर आएगा। अब अंडमान देखो, जैसे ये इंडिया है, इंडिया के मालाबार कोस्ट के पास ये रहा लक्षद्वीप आइलैंड। इसके अलावा अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, ये इलोंगेटेड चेन है, लॉन्ग इलोंगेटेड चेन, नॉर्थ से लेके साउथ में, नॉर्थ की तरफ से लेके साउथ की तरफ में जाती है। ठीक है, अब जो नॉर्थ में है वो तो पड़ता है अंडमान, और साउथ में पड़ता है निकोबार आइलैंड। इसके अलावा लक्षद्वीप आइलैंड पड़ता है अरेबियन सी में, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पड़ता है बे ऑफ बंगाल में। ये इसका जो एलिवेटेड पोर्शन है, उठा हुआ जो हिस्सा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, उसको बोला जाता है सबमरीन माउंटेन्स। इसके अलावा इक्वेटर इसके पास से होके गुजरता है, तो इसका जो क्लाइमेट कंडीशन है वो इक्वेटोरियल रहती है। जब हमारे पास चैप्टर 4 आएगा ड्रेनेज के बाद, तो हम पढ़ेंगे कि क्लाइमेट क्या रहा है पूरे इंडिया का, तब इसको भी मेंशन किया जाएगा अलग से। इसके अलावा इसमें भी फ्लोरा
और फौना की बहुत ज़्यादा वास्ट डाइवर्सिटी है, थिक फॉरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। एक ही एक्टिव वॉल्केनो प्रेजेंट है हमारे पूरे इंडिया में, जो कि प्रेजेंट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, जो कि प्रेजेंट है बैरन आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब हम पढ़े तो यहाँ पे आपका पूरा टॉपिक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और आइलैंड्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया, एज वेल एज आपका चैप्टर 2 ऑफ 9th क्लास कंप्लीट हो गया है, कंटेम्प्रेरी इंडिया का, ठीक है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आज आपका कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा कल हम स्टार्ट करेंगे 3rd चैप्टर ड्रेनेज का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं आपको मिलती हूँ अगले वाले वीडियो में। तब तक आप ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करो और बाय बाय।